युवा अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं और ये सब उन्होंने कहा था कि हम पूरा करेंगे, बदल देंगे। श्रीमती गांधी ने भी कहा था गरीबी हटाएंगे। इनके ऊपर गंभीर आरोप थे। तो देश ये 5, 6, 7 आदमी मिलके चला रहे हैं। मजबूत लड़ाई कैसे लड़िएगा? आपका तो इंडिया पूरा बिखर गया है। हम चुनाव आयोग में बताइए 3 आदमी मिलके तय करेंगे, 2 आदमी, एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री। उनका तो मकसद साफ है कि देश के लोकतंत्र और संविधान को किस तरह से कमजोर किया जाए या बदला जाए। बार बार इसको कहने की क्या जरूरत है कि 70 पर कम से नहीं मिलेगा? सब लगता है कि कम मिलेगा क्या? कल भी जब राहुल जी बोल रहे थे तो यही चीज तो कह रहे थे। ये फर्क है। मुख्यमंत्री तेजस्वी ही होंगे। बिहार हंसी का पात्र हो गया है। उधर से भाग करके इधर आएंगे तो आप स्वीकार करते हैं उनको, नीतीश कुमार को। कल ही आ जाएंगे तो आप स्वीकार कर लीजिएगा। कोई नेता अब मोदी सरकार के खिलाफ बोले तो उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी। इसकी हंसी उड़ती है बिहार की कि चीफ मिनिस्टर की। लेकिन जदयू और भाजपा में तो दोनों में कभी कभी लगता है कि पूरा कुश्ती चल रही है। कमेटी नहीं बना पाए और कहते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज तक कमेटी नहीं बन पाई। 124 पे नीतीश जी बोल रहे हैं 124 से कम पे नहीं लड़ेंगे, नहीं तो अलायंस टूट जाएगा। खबरें तो बहुत आ रही हैं उनमें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। मेरे बगल में मेरे पास बैठे हैं चंदन यादव जी। चंदन यादव जी AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी भी हैं। प्रभारी होते हैं, सह प्रभारी होते हैं, तो अभी सह प्रभारी है। बिहार के रहने वाले हैं, खाटी बिहारी हैं। पिछला चुनाव भी ये विधानसभा का लड़ चुके हैं बेलदौर खगड़िया जिले में। इस बार लड़ेंगे कि नहीं ये यही बताएंगे। लेकिन कांग्रेस अभी काफी चर्चा में है, तो इसीलिए मैंने इनको बुलाया। पता चला कि रहते दिल्ली में है, पटना में है, तो हमने कहा कि भाई चलिए आइए, कुछ समय दीजिए न्यूज हाट में। तो ये आ गए। तो सबसे पहले मैं चंदन यादव जी आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। क्या चल रहा है कांग्रेस में? कांग्रेस एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है, सड़क से लेकर संसद तक। हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी कार्यकर्तागण देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वंचित वर्गों के अधिकार के लिए, न्याय के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए, भागीदारी के लिए, जिसमें सामान्य वर्ग के गरीब लोग भी हैं, SC, ST, OBC, महिला, अल्पसंख्यक, तमाम जो ऐसे मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगार, इनके हक अधिकार की लड़ाई हमारे जननायक राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और पूरी रैंक एंड फाइल, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक, इस मुहिम में, इस संघर्ष में हम लोग लगे हुए। मतलब जोर शोर से? बिल्कुल, क्योंकि मौजूदा हालात जो हैं देश के सामने, जो एक विचारधारा है और जो एक सरकार है जो संविधान को बदलना चाहती है, संविधानिक प्रक्रिया में पे उनका विश्वास नहीं है, उनके तिरंगा झंडा पर उनका विश्वास नहीं है, उनके संसदीय प्रणाली में उनका विश्वास नहीं है, और जिस तरह से वो संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज़ कर रहे हैं, ये हम आपके सामने हैं। बार बार हमारे नेता सदन में सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी जी ने अभी 2 दिन पहले उन्होंने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो सवाल उन्होंने आंकड़े पेश किए उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। किस तरह से CBI, ED, IT, इन तमाम ऐसी संस्थाओं का जो उपयोग किया जा रहा है। जो भी नेता सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए, चाहे किसी भी विरोधी दल के नेता हो, आप देखेंगे कि उसके फिर एक्शन होने लगता है। लेकिन वही BJP, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ऐसे नेता हैं जो हमारे यहाँ से उनके यहाँ गए, जिनके ऊपर गंभीर आरोप थे, आप देखें वो सब धुल गए। ये जो एक माहौल है, और ख़ास करके पूरा जो लोकतंत्र के 4 पिलर्स हैं, चाहे मीडिया हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो और एग्जीक्यूटिव हो, भले ही सांसद का कुछ SC, ST, OBC के सांसद हमारे सदन में हैं, लेकिन जो एक शासन करने की उनकी जो प्रणाली है, जो एक पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है कि PMO चला रहे हैं, CMO चला रहे हैं। वही हाल बिहार में है कि मंत्री, MLA, विधायक, सांसद के पास कोई पावर नहीं है। पूरा पावर CMO में है बिहार में, उनके कुछ चंद अधिकारियों में है और उनके कुछ पूंजीपति मित्रों में है। तो देश ये 5, 6, 7 आदमी मिलके चला रहे हैं, जहाँ पर प्रतिनिधित्व के नाम पर भले ही वो बना दे रहे हैं,
लेकिन उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई जन कल्याणकारी योजनाओं में उनका कोई से नहीं है। तो इस तरह से जो हमारा संविधान है, बाबा साहब का संविधान, नेहरू जी का संविधान, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इन जो हमारे नेताओं ने जिस उद्देश्य से देश को आज़ाद कराया था कि यहाँ पे जनता का राज हो, तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि तानाशाहों का राज होता जा रहा है, कि जो चाहते हैं करने का प्रयास करते हैं। आप इसलिए देखेंगे कि हालात बेरोजगारी से लेके किसानों का, स्वास्थ्य व्यवस्था, तमाम नौकरियों का, मजदूरों का, खेतिहरों का, आप देख लेंगे कि कोई खुश नहीं है। यहाँ तक कि व्यापारी जीएसटी से परेशान है, छोटे व्यापारियों का तो धंधा खत्म होता जा रहा है। ये चाहते हैं कि 5 लोग के हाथों में सारा उद्योग दे दिया जाएगा। आगे आप कुछ चंद सालों में आप देखेंगे कि जिस तरह की आर्थिक नीति मोदी सरकार लेकर के आ रही है कि एक उद्योगपति मित्र उनके पूरा हवाई जहाज, पोर्ट, ये सब चलाएंगे, एक कोई खदान सब चलाएंगे, सारे माइनिंग एक को दे दिया जाएगा, एक को पूरा कम्युनिकेशन संचार विभाग दे दिया जाएगा। तो पूरी जो आर्थिक नीति का जो एक केंद्रीकरण है कि सत्ता और पैसा, संसाधन और साधन पूरी तरह से केंद्रित किया जाएगा, और हम लोग फिर अंग्रेजों ने जिस तरह से हमें गुलाम किया, हम इनके गुलाम हो जाएंगे। तो ये जो व्यवस्था ये सरकार की नीति और नीयत से की जा रही है पिछले 10 सालों में, और वो लगातार इस ओर बढ़ रहे हैं, उसमें जो एक सबसे बड़ा रोड़ा है, एक संविधान है हमारा देश का, जो इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है, जो उसको बार बार रोक रहा है। और यही संविधान को जब वो 400 पार का नारा दिए थे, और उनके नेता ने भी बोला था कि वो संविधान को बदलना चाहते थे। अभी जो डुबकी लगाने गए थे यहाँ पे कुंभ मेले में, वहाँ पे भी वसंत पंचमी के दिन वो एक संविधान पेश करने की बात कर रहे हैं। तो उनका तो मकसद साफ है कि देश के लोकतंत्र और संविधान को किस तरह से कमज़ोर किया जाए या बदला जाए, ये उनमें लगे हुए हैं। क्योंकि एकमात्र जो हमें इस देश के आवाम को, इस देश के जन कल्याण के लिए और इस देश के जन भावनाओं का जो एक एस्पिरेशन है, एक किताब है जिससे सब लोगों को पावर मिलता है, एस्पिरेशन मिलता है, वो संविधान है। तो उसकी रक्षा करने में हम लोग लगे हुए हैं, उसको बचाने में लगे हुए हैं। और जब तक वो संविधान है, भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो रही है। इसलिए उनको, जैसे मैंने पहले में कहा कि उनको हमारे तिरंगा से परेशानी है, उनको हमारे संविधान से परेशान है। क्योंकि 1925 से लेकर अभी तक जब संविधान बना तब भी वो उसका विरोध कर रहे थे, तब भी वो तिरंगे का विरोध कर रहे थे। तो वो जिस तरह सपनों का भारत, जिसके लिए हमारे बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे हमारे पूर्वजों ने, दादा परदादाओं ने, हमारे बहुत सारे नेताओं ने अपनी त्याग तपस्या बलिदान से जिन उद्देश्यों से देश को आज़ाद कराया, और उसको खंडित करने पे लगे हुए हैं, उस सपनों को चूर चूर करने पे लगे हुए हैं। तो लड़ाई एक बहुत बड़ी है, चुनौती बहुत बड़ी है। क्योंकि बार बार जब राहुल जी ये चीज़ कहते हैं कि हम लड़ाई एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक दल से पहले लोकतंत्र में चुनाव लड़ा जाता था। हम लड़ते थे कि रोजगारी, देश की समस्या क्या है, हम उसका समाधान कैसे करेंगे, देश के साधन और संसाधन में बंटवारा कैसे कैसे होगा हर एक वर्गों का, इस पे बहस होती थी। आजकल तो आप देख लेंगे कि जिस तरह से इनकी नीति और नीयत है, ये पूरी तरह से सत्ता और संसाधन का बिल्कुल पूरी तरह से केंद्रीकरण कर रहे हैं। कुछ चंद लोगों के मुट्ठी में वो सारा संसाधन रहे और सत्ता रहे, ताकि ये लोगों को गुलाम बना दें, लोग बोल ना सकें। चुनाव होगा, सिर्फ नाम के हिसाब से होगा। रशिया में भी चुनाव होता है, चाइना में भी चुनाव होता है। तो ये उस तरह का मुझे लग रहा है कि हम लोग बढ़ने लगे हैं, उस ओर बढ़ने लगे हैं कि चुनाव, लोकतंत्र का मतलब चुनाव ही सिर्फ नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि सही में किसानों की आवाज़ क्या सुनाई दे रही है सरकार को, क्या किसान जब वो अपने अनाज का सही दाम मिल रहे हैं तो सरकार उस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, कि किस तरह से आप देखे होंगे कि किसान लगातार बॉर्डर पर बैठ करके, सड़कों पे बैठ करके अपने एमएसपी की मांग कर रहे हैं, छात्र अपने स्कॉलरशिप की मांग कर रहे हैं, युवा अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं। और ये सब उन्होंने कहा था कि हम पूरा करेंगे, बदल देंगे, लेकिन ये सब तो किए नहीं। तो इनका क्या है, ध्यान भटकाने वाली नीति है पूरी तरह से। तो मैं समझ रहा हूँ, वादे तो बहुत करते हैं। श्रीमती गांधी ने भी कहा था गरीबी हटाएंगे, बहुत सारे लोग। उसमें मैं मजबूत लड़ाई कैसे लड़िएगा, आपका तो इंडिया पूरा बिखर गया। जो इंडिया आप बनाए थे, कोई उधर भागा, कोई इधर भागा, कोई इधर भाग रहा है, तो कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे अकेले?
इसलिए तो उसी सेंस में तो राहुल जी कहते हैं कि ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति नहीं कर रही है, लोकतांत्रिक मान और मर्यादा की राजनीति नहीं हो रही है। हम एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे हैं, हम सरकार में सरकारी पार्टी के सत्ता, साधन, संसाधन, संस्थाओं का मिसयूज से भी हमको लड़ना पड़ रहा है। हम चुनाव आयोग में बताइए 3 आदमी मिलकर तय करेंगे, 2 आदमी, एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री। और आपने देखा किस तरह से मौजूदा चुनाव आयोग ने बार बार जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया में जिस तरह से इनका भागीदारी रही है वो सबके सामने है। जब चुनाव आयोग जैसी संस्था जिस पर लोगों को भरोसा रहता है कि चुनाव तो कम से कम फ्री एंड फेयर हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, यहाँ तो है ही नहीं। मतलब किसी अपोजिशन दल को एक 200 मीटर दौड़ना पड़ रहा है और अपोजिशन और रूलिंग पार्टी को 100 मीटर दौड़ना पड़ रहा है। सिर्फ आपने इतना फासला कर दिया है। आप लड़ाई है कि कोई नेता अब मोदी सरकार के खिलाफ बोले तो उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी। हाँ, जो डर गए वो पार्टी से छोड़ जाते हैं, जिनके अंदर वो वैचारिक प्रतिबद्धता है, लोकतंत्र में विश्वास है, भाईचारे में विश्वास है, इस देश की एकता, अखंडता और देश के संविधान में उनका अटूट विश्वास है, वो लड़ रहे हैं, संघर्ष पे लड़ रहे हैं। करोड़ों लोग आप आ जाइए, हर एक जगह जहाँ पे हो रहा है संविधान लेकर के लोग चल रहे हैं ना। संविधान को बचाना है, देश को बचाना है। SC, ST, OBC वर्ग, वंचित वर्ग कह रहे हैं मुझे अपने आरक्षण का, मुझे अपने स्वाभिमान का, मुझे अपना न्याय का, मुझे अपने भागीदारी का, प्रतिनिधित्व का। ये सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोगों के पास CBI, ED जाके भी क्या करेगी, कुछ है ही नहीं उनके पास। तो ये जो एक लड़ाई है इस सेंस में कह रहे हैं राहुल जी जो लड़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग होंगे, जो नए लोग जुड़ रहे हैं। कुछ लोग जा भी रहे हैं, आपने सही कहा, बहुत लोग चले जाते हैं, बहुत पे प्रेशर रहता है, नेताओं पे प्रेशर रहता है, ये तो हम सब देख रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले राहुल जी एक चीज़ और कहे थे कि उन्होंने इनकी जो टीम है ना, ऐसे लोग हैं जो इस विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए इच्छुक हैं, जाते हैं, जिनके ऊपर ये भावना है, वो लाखों लोग जुड़ रहे हैं। तो नई टीम बन रही है, टीम लगातार बनती जा रही है। ये टीम बन रही है पार्टी से अलग। देखिए, लोकतंत्र में जनता के बीच ये सवाल जा रहा है, जनता के बीच ये मैसेज जा रहा है, भागीदारी हो रही है जनता की, भागीदारी हो रही है, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो अन्याय को अब पहचान रहे हैं धीरे धीरे। जो कुछ हमारे, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जो बता रहे हैं कि राहुल गांधी पार्टी जो संगठन ने उससे अलग एक खड़ा कर रहे हैं क्या, कि संविधान बचाइए, आरक्षण का सीमा बढ़ाइए, जातीय आधार पर जनगणना कराइए, एक अलग से पैरेलल जो है कोई संगठन चलाने की बात हो रही है क्या, जनता के बीच जाए? नहीं, कांग्रेस पार्टी का ये विजन है। रायपुर कांग्रेस सेशन में कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही क्रांतिकारी एक विजन लेके आए हैं कि देश के जो 90% लोग हैं, आबादी हैं, उनके हक, अधिकार और न्याय की लड़ाई लड़ी जाए। और उसी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हमारे जननायक जी, हमारे राष्ट्राध्यक्ष और पूरी रैंक एंड फाइल उसमें लगी अंडर अम्ब्रेला ऑफ AICC और अलग से। एक तो मैंने बोला ना कि एक विचारधारा की लड़ाई, विचारधारा क्या है, भाईचारे की है, सामाजिक न्याय। बिल्कुल पार्टी है, नहीं, आप पैरेलल संगठन बनाने की बात नहीं है। बात यह है कि इन जो कांग्रेस पार्टी का जो विजन है, कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है, वो जनता तक पहुंचे, तभी तो जनता साथ आएगी, जनता को हम कह पाएंगे। तो उस प्रयास में पार्टी का प्लेटफॉर्म है, हम नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, बहुत पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल। मैं कह रहा हूँ कि जहां आंदोलन कर रहे हैं सड़क पे BPSC के लोग, राहुल जी वहां भी गए। कल आज DMK के स्टूडेंट्स, अब जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो राहुल जी DMK के छात्र विंग के लोगों को एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ की उनका, जिस तरह से मैंने कहा ना कि हर एक नीति का केंद्रीकरण हो रहा है, शिक्षा जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था वो सेंट्रल लिस्ट में लाने की कोशिश कर रहा है, उसके विरोध में आज राहुल जी और अखिलेश जी एक साथ मंच पे बोल रहे थे। तो जो इस विचारधारा में है कांग्रेस पार्टी की और हमारे नेता का, ये रहता है कि जो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा है, जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, जो फेडरल सिस्टम को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, जो भाईचारे के लिए लड़ रहा है, तो वो सब लोग जो भी आए स्वागत है, जहां तक चल पाए स्वागत है। लेकिन एक बात तो तय है ना कि हमारा एक राजनीतिक दल है, अगर हम सब एक ही
मत के होते तो एक ही पार्टी होती है। नहीं, अच्छा। मतभेद हो सकते हैं, इसके कारण अलग अलग है। तो लोग कुछ ये हर एक राजनीतिक दल अपनाता है, आउटरीच प्रोग्राम होता है, लोग जाते हैं, बहुत सारे स्वयं सेवी संस्था हैं जो अलग अलग एक्टिविस्ट लोग काम कर रहे हैं, उसी किसानों में काम कर रहे हैं, युवाओं में काम कर रहे हैं। तो उन दलों में जिनकी जिनकी समस्या है, हमारे पार्टी को इनविटेशन जाता है। तो चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। आते हैं बिहार पर। क्या होता है, चूंकि चुनावी वर्ष है, इस साल बिहार में चुनाव है। 2015 में अब दिल्ली का चुनाव संपन्न हो गया। परसों जो है, आज 6 तारीख हो गया, परसों रिजल्ट आएगा। कौन जीतता है कौन हारता है वो तो। बिहार में क्या है इलेक्शन में, आप लोगों मतलब जिस तरह की बातें चल रही हैं, तो इंडिया यहाँ है क्या? इसमें सवाल ही ये नहीं उठना चाहिए। बिल्कुल इंडिया गठबंधन बिहार में है। दिल्ली में तो रहा नहीं इंडिया, इंडिया तो टूट गया। नहीं, मैं जो कहा ना कि जब इंडिया गठबंधन लोकसभा के समय हुआ था, वहाँ पे जिस तरह की लोकल यूनिट्स थी, हरियाणा और दिल्ली का एक अलग है। बिहार में हम इस तरह से अभी तक सब पार्टी के लोग हम मिलजुल करके आप लड़ेंगे चुनाव? मिलजुल करके एक वैचारिक लड़ाई लड़ रही हैं। मतभेद है हमारे और उसमें कुछ इश्यूज को लेकर मतभेद हैं। मैं कह रहा हूँ इश्यूज को लेकर के हो सकता है, तभी तो 2 दल हैं। 100% एग्रीमेंट तो जदयू बीजेपी में तो कुछ है ही नहीं, हमारे में तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जदयू और भाजपा में तो दोनों में कभी कभी लगता है कि पूरा कुश्ती चल रही है। लेकिन हमारे में तो बिल्कुल 100% एग्रीमेंट तो किसी इश्यूज पे नहीं हो सकता, इसलिए हम 2 दल हैं। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि पूरी जो हमारा गठबंधन है वो दुरुस्त है, और मुझे लगता है 2025 का जो चुनाव है उसकी तैयारी सब दल कर रहे हैं, सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और ठीक ही कहा आपने, चुनावी वर्ष है तो इसमें और गति आएगी और गहराई आएगी। लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, अपने अपने पार्टी का प्रोग्राम भी अलग अलग चल रहा है। तो ये गतिविधियां तो यहाँ शुरू हो गई हैं। कांग्रेस का क्या प्रोग्राम चल रहा है? कांग्रेस का तो कभी हम लोग सुनते नहीं, कांग्रेस का भी कोई कार्यक्रम चल रहा है? नहीं, बिल्कुल। अभी 2 कार्यक्रम हमारे जननायक जी राहुल जी आए थे, उन्होंने जय बापू, जय भीम, जय संविधान का एक नारा दिया है। उसकी यात्रा हर एक, मुझे लगता है हर एक ज़िले में, हर एक गांव तक ले जाने का प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से केंद्र की सरकार और यहाँ की सरकार 90% लोगों के हक, अधिकार और न्याय से खेल रहा है। इसको हम जनता तक लेकर के जाएंगे। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। वो प्रोग्राम से भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के परवाने का अपमान किया है। ये आज़ादी हमें 2024 में मिली है, जब राम मंदिर। वो तो ठीक है, लेकिन वो ये सब मुद्दा है। मुद्दा यही है कि आप किस तरह से देश के शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देश में अन्याय, वंचितों पर नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये मुद्दा है। देश में आर्थिक नीति जो है, आप केंद्रीकरण कर रहे हैं नीतियों का, संसाधन का, ये है, इस पे बहस होगा। ठीक है वो बस है, लेकिन आप एक प्रदेश है, अब अभी तक राज्य का आप जो है कमेटी नहीं बना पाए और कहते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज तक कमेटी नहीं बन पाई। नहीं, वो सब प्रक्रिया है, अभी चुनाव में है। हमारे पास जिला की टीम है, ब्लॉक की टीम बनी हुई है, सब पे काम चल रहे हैं। प्रदेश की कमेटी मुझे लगता है कि उस पर काम चल रहा है, आ जाएगी। लेकिन जो अपने बिहार प्रदेश कांग्रेस की जो टीम है वो अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि काम करना शुरू कर दिया है। आगे करते रहेंगे हम लोग। अच्छा, ये बताइए, बार बार मैं सुनता हूँ आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह 70 से कम पर नहीं लड़ेंगे, 70 से कम पर नहीं, जो पिछली बार लड़े थे। ऐसा है क्या कि कम मिलने वाला है? तो बार बार इसको कहने की जरूरत है कि 70 पर कम से नहीं लड़ेगा? सब लगता है कि कम मिलेगा क्या?
देखिए, ये गठबंधन का निर्णय और सीटों पर निर्णय हमारे पार्टी का एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो हाईकमान और प्रदेश की इकाई मिलकर के उस पर निर्णय लेते हैं। ये सवाल तो है, चूंकि अभी भी जदयू और भाजपा में भी चल रहा है, उसमें भी एक समस्या है, तो अलायंस में तो ये समस्या रहती है। तो ये सवाल जवाब तो चलते रहेंगे, और मुझे लगता है सवाल उससे बड़ा है कि वो चुनाव आते आते ही तय होंगे। जदयू बीजेपी में भी बहुत सारी कहानी आ रही है ना, 124 पे नीतीश जी बोल रहे हैं 124 से कम पे नहीं लड़ेंगे, नहीं तो अलायंस टूट जाएगा। खबरें तो बहुत आ रही हैं उनमें, हमारे में खबरें इस तरह की नहीं आ रही। हाँ, सीटों को लेकर के दो राय हो सकती है कि सीटों के बंटवारे को लेकर हमें इतनी सीटें चाहिए, इतनी सीटें, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या जो एक पॉजिटिव चीज़ है कि हम लोग एक बिहार में एक कहानी देने जा रहे हैं। बिहार में हम एक घोषणा पत्र और एक स्टेट को बताने जा रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम क्यों चुनाव में आपसे आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं, हम क्या आने वाले 5 साल में करेंगे। इस पर कोई मतभेद नहीं है, इस पर हम सब एक हैं, बिल्कुल रॉक सॉलिड, कहीं कोई समस्या। और इस पर भी एक है कि अगर इंडिया अलायंस या महागठबंधन जो भी कही है, इफ वोटेड टू पावर, मुख्यमंत्री तेजस्वी ही होंगे। मैंने फिर कहा कि इस पर जो अंतिम फैसला होता है, निर्णय लेने का फैसला होता है, हमारे तमाम महागठबंधन के जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं, और वो एक प्रोसेस है, वो मिल कर के समय आने पर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो उनके उनके हिसाब से निर्णय, मुझे लगता है हम लोगों से राय मशवरा पार्टी से होती है, लेकिन अंतिम निर्णय जो होता है वो हमारे हाईकमान और स्टेट लीडरशिप मिलके करती है। तो वो महागठबंधन के जितने भी नेता हैं वो करेंगे। लेकिन एक बात सच है कि बिहार कांग्रेस पूरी दमखम के साथ, और एक विचारधारा की लड़ाई, और ख़ास करके समाज में रह रहे, सिर्फ प्रतिनिधित्व का सवाल ही नहीं होगा कि हमने प्रतिनिधित्व के नाम पर किसी दलित को बना दिया, महादलित को बना दिया, अति पिछड़े को बना दिया, पिछड़े को बना दिया, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। संसद में उनके आरक्षण पर, बाबा साहब के बनाए गए संविधान पर चोट कर रहा है। सदन में देश का गृह मंत्री, हमारे जितने भी चिराग पासवान जी बैठे देख रहे हैं, और तमाम वहाँ के दलित समाज के जितने भी हमारे सांसद हैं, और जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, बीजेपी सांसद गए हुए हैं, वो चुपचाप उनका अपमान सह करके सदन में। तो ऐसा हमारे दल नहीं सोचते। हमारे दल जब बात करते हैं कि उनको चेयर और उनको कोई कुर्सी मिलेगी, तो उसके साथ उनका जो अधिकार है, उनका जो निर्णय लेने की शक्ति है, उससे उनसे छीना नहीं जाएगा। तो ये लड़ाई, ये तो बोल रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं, उसी तरह से जो प्रतिनिधित्व के साथ उनको निर्णय लेने की क्षमता। कल भी जब राहुल जी बोल रहे थे तो यही चीज़ तो कह रहे थे, ये फ़र्क है। वो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग की टोकनिज्म, कि आपने किसी दलित को बिठा दिया, आपने किसी पिछड़ों को बिठा दिया, आपने किसी अति पिछड़ों को बिठा दिया, और बस शो पीस आगे बिठा दिया, निर्णय पीछे से ले रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से ले रहे हैं। आपके पास कोई क्षमता ही नहीं है, मतलब कोई आपको आपकी नीति में कोई आपका योगदान नहीं हो रहा है, आप नीति को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। अब 90, जैसा कि बार बार कहते हैं कि अगर बिहार का बजट कौन बनाता है, अब उस बजट की प्रक्रिया में अगर आप महिला एक भी नहीं है, बजट बनाने की प्रक्रिया में कोई भी सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए ना कंसल्टेशन होता है, किसानों से पूछा जाता है, युवाओं से पूछा जाता है। तो जो हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो इस तरह से करते नहीं है। तो लगता है कि एक व्यक्ति है, ज्ञानी पुरुष हैं, वो सब तरह से बना देंगे। और बिहार में तो गजब है, एक मुझे लगता है कि ऑटो सिस्टम है, तो पूरा एक ही 15 साल से एक ही चीज़ चला जा रहा है। 4 बार सुल्तानगंज का पुल गिर गया, वही कंपनी बना रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, पुल नहीं बन रहा है, रोज दिन डेट बढ़ा जा रहा है, कोई निर्णय नहीं है। बताइए 3-4 बार वो पुल गिर गया है, ये आप क्या मजाक कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल ही पूरी तरह से बिहार हंसी का पात्र हो गया है। और दुर्भाग्य बस वो मेरे गांव के पास है, लोग कहते हैं तुम्हारा गांव है यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, 4 बार वो पुल गिर रहा है, कितनी हंसी आती है, मजाक उड़ता है उससे। और सरकार सोई हुई है, कुछ एक्शन नहीं ले। किसकी हंसी उड़ती है, बिहार की कि चीफ मिनिस्टर की? सरकार की तो उड़ती है, बिहार, मुझे दुख इस बात की है कि बिहार का उड़ रहा है ना। लेकिन फिर
उधर से भाग करके इधर आएंगे तो अब आप स्वीकार करते हैं उनको, नीतीश कुमार को, कल ही आ जाएंगे तो आप स्वीकार कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि सवाल जवाब, ये जो प्रक्रिया है, पूरे सिस्टम का प्रोसेस है, ये सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। कहीं भी गैप है, मैं जो चीजें नहीं होनी चाहिए हो रही है, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, बार बार हो रही है और आप उसको कोर्स करेक्शन नहीं कर रहे हैं। यानी बेवकूफ आदमी 3 बार गलती कर सकता है, अब जो 4 बार कर दे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सवाल है। सवाल ये भी है कि बिहार कांग्रेस में जो प्रतिनिधित्व का सवाल है, मुझे लगता है इसकी शुरुआत पार्टी ने कर दिया है। कुछ फोकस आप लोगों का तो यहाँ अति पिछड़ा और दलित, यही नहीं, इसी पर न फोकस कर रहे हैं आप जी। क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक है वो 32 है, फिर आपका है, तो आप चाहते होंगे कि 40 से ज़्यादा ये जाए, बढ़ करके 45 जाए, 50 जाए जीतने के लिए। तो फोकस तो आपका यही हो रहा है। नहीं, फोकस हमारा, लेकिन टिकट की बात आती है तो 70 में आप 2/3 से ज़्यादा ठेल देते हैं, समझिएगा, प्रकाश को। तो ये क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पाता। नहीं देखिए, फोकस तो कांग्रेस पार्टी का सभी वर्गों पर रहता है और कांग्रेस पार्टी की ये विचारधारा है कि सभी वर्गों के साथ न्याय हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, महिला हो या अलग अलग प्रोफेशन के लोग हो, कुछ किसान मूवमेंट से आए हुए लोग हो, कुछ शिक्षित लोग हो, कुछ युवा वर्ग हो, कुछ हमारे एक्सपीरियंस वाले हो। तो क्योंकि हमारे लोकतंत्र में जितना भी डाइवर्सिटी है उसको हमारी पार्टी कैप्चर करने का कोशिश करती है और उसको मौका देती है। अभी उदाहरण के तौर पर आपने कहा कि ठीक है, पार्टी एक को लगा, पार्टी ने ये एहसास किया कि नहीं, हमें आउटरीच करना है, हमें हमारे दल में जो एससी कम्युनिटी, ओबीसी, ईबीसीज यानी पिछड़ा, अति पिछड़ा की संख्या लानी है, आउटरीच कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी पूरे देश भर में लोगों को कर रही है, उस पर ध्यान दे रही है कि संगठन में ऐसे लोग को लाया जाए, जोड़ा जाए। इस पर बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आपने अभी देखा भी, लगातार हमारे जननायक जी, खरगे साहब, पूरी पार्टी इस पर लगी हुई है और इस पर सक्सेस भी हो रहा है। उदाहरण के तौर पर शुरुआत इसकी हो गई है, रायपुर सेशन कांग्रेस में ये निर्णय लिया गया है कि हम बिल्कुल ही प्रतिनिधित्व का जहाँ सवाल है, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हम इंश्योर करेंगे। उसी कड़ी में अभी जो राष्ट्रीय सचिवों की नई नियुक्तियां हुई है उसमें 64% लोग जो है वो SC ST OBC हैं। आप आगे भी देखेंगे, बिहार की जो आगे आने वाली कमेटियां होंगी या टिकट होंगे, उसमें आपको सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। ये राहुल जी कह रहे हैं, ये खरगे साहब कह रहे हैं, ये पूरी तरह से वही नहीं, जब सरकार में आएगी तब भी अधिकारी से लेके सब लोगों तक, क्योंकि तभी तो आप मान लीजिए कोई महिला है और महिला जिस तरह से अपने समस्याओं के बारे में सोच सकती है, क्या पुरुष उस तरह से सोच सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो मुझे लगता है कि इसलिए ज़रूरी है कि कहीं भी कोई प्रक्रिया में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो दलित रहना चाहिए, पिछड़ा रहना चाहिए, अति पिछड़ा नहीं चाहिए, तो इनकी भागीदारी सभी लेवल पे, संगठन में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इस बार करेगी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जननायक जी का निर्देश है और पार्टी इसमें निर्णय ले चुकी है, तो ये अब सब जगह लागू होगा। सुना आपने चंदन यादव जी को, मैं बता चुका हूं कि बिहार के हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, अच्छा है, राजनीति में है। तो कैसा लगा इंटरव्यू, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।